तो हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश। पृथ्वी के अक्षांश में जैसा कि मैंने बताया था, यहीं से पढ़ना बाकी था, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना था अपने को। पृथ्वी का अक्षांश, अक्षांश का मतलब होता है कोण। जब भी हम किसी अक्षांश की बात करेंगे तो अगर कोण है तो वो अक्षांश है। हिंदी मीडियम, चलिए, जिसे किससे इंडिकेट करते हैं? फाई। फाई समझते हैं? इंडिकेशन फाई। ये देखिए कोण बन गया, ये इसको रिप्रेजेंट करे फाई से, और ये मान लीजिए कितने डिग्री का? 10 डिग्री का। तो यही एक अक्षांश बन जाता है। कौन सा? 10 डिग्री का अक्षांश। चलिए बताता हूँ, आगे से डिटेल करता हूँ। इसके अलावा इसकी एक छोटी सी परिभाषा अगर लिखनी हो तो परिभाषा लिखिए, अक्षांश की परिभाषा। अक्षांश क्या है तो बता दीजिएगा, विषुवत रेखा से सतह पर लिखिएगा, सतह पर विषुवत रेखा से लिख दीजिए। उसके बाद डिटेलिंग करता हूं मैं। सतह पर, सतह मतलब समझ रहे, ये हो गई पृथ्वी की सतह। आपसे अगर पूछा जाए आप कहां रहते हो, पृथ्वी के अंदर रहते हो कि बाहर रहते हो? अंदर रहते हो। पृथ्वी, आप, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, ये घर नहीं है कि घर के अंदर रहता हूं सर, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर ना गर्म लावा है, या मैग्मा बोला जाए तो क्या बोलते हैं? गर्म, गर्मा गर्म मैग्मा। मैग्मा समझते हैं? लावा समझते हैं? लावा। अब एक दो शब्द आ गया, लावा और मैग्मा। चलो यही की पहले बात कर लेते हैं। क्या है लावा और क्या है मैग्मा? क्या है लावा? पहली बार सुन रहे हो? लावा पहली बार सुन रहे हो? मैग्मा पहली बार सुन रहे हो? कुछ तो लग रहा होगा, दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या है लावा और क्या है मैग्मा? हालांकि मैं ये मान रहा हूं कि आप एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, और आपको मैं यहां से शुरू करूंगा। कहां से? मैं और झुक जाता हूं, जीरो शुरू करके मैं आपको, मतलब फर्श से लेकर मैं कहां तक ले जाना चाहता हूं आपको? अर्श। फर्श से अर्श तक, अर्श ही बोलते हैं क्या? तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको यहां से उठाऊं। तो मुझे ये पता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। समझ गए? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप जीरो हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं जीरो से थोड़ा ऊपर हूं ना, मुझे थोड़ा पता है, तो कोशिश करें बताने की। क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉलेज है ना, तो एक्सप्लेन करने की आदत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू दोगे ना, तो वहां पे ये चीज काम आएगी। मतलब मुझे पता है लेकिन किस मुंह से बोलूं? तो मैं यही कहता हूं, जो मुंह है उसी मुंह से बोल देना, ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे पता था लेकिन बोल नहीं पाया। तो ये संकोच जो है ना, ये हेजिटेशन जो है ना, आपको बहुत पीछे ले जाएगा। और अगर आपको इसको दूर करने की आदत हो जाए तो यही आपको, देखिए सारा चीज किसका खेल है? जबान का। अगर आप अपने जबान को कंट्रोल कर लेते हो, सॉरी मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? अरे वैसा नहीं कह रहा हूं, अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल कर ले लो कि मुझे कब कहां क्या बात करनी है, तो जिंदगी में यही जबान आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। और अगर जिस टाइम पे बोलना था उस टाइम पे नहीं बोला, जिस टाइम पे बोलना था उस टाइम पे नहीं बोला, बाद में बोल के भी क्या मतलब? समझ रहे? कुछ दिन रुक जाइए, सब समझ में आने लगेगा। अभी तो शुरुआत है, जिंदगी और क्या क्या आपको रंग दिखाएगी, सब समझ में आएगा। ये एग्जाम कोई खेल नहीं है, ये सपनों का घर है, सपनों की दुनिया है। जिसने समझा वो अपने सपने पा लिया, और जिसने नहीं समझा वो महरूम रह गया अपने सपनों से। हर किसी के सपने पूरे नहीं होंगे, आप याद रखिएगा। सतह के बाहर जो आए लावा, गर्म में जो रहे मैग्मा। बिल्कुल रवि, कवि, कवि, ओके, नाम कवि है कि कवि भी हो, ठीक है? प्रियल वर्मा, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जवाब दिया करें। तो वही मैं समझा रहा था ऑफलाइन वाले बच्चों को कि जवाब दे, कब कहा बोलना है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि अगर मुझे हल्का से पता है कुछ, तो मुझे एक्सप्लेनेशन पावर होनी चाहिए कि मैं उसे समझा सकूं। ऐसा ना बोले कि जो पता था वो भी बिगाड़ दिया बताने में। कई बार पता था लेकिन बोलने की कोशिश किया तो सब खराब हो गया। ये वाली स्थिति ना हो, अगर पता है तो उसे अच्छे ढंग में बताना जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो ये जो सपनों की दुनिया है ना, इसमें जैसे बोलते हैं पीएससी अगर आपको देने पे आए ना, तो आपको जमीन से लेके आसमान तक ले जा सकता है, और अगर आपसे छीनने पे आए ना, तो पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है, और आपके लिए जमीन भी नहीं होती खड़े होने के लिए।
मतलब ये है कि जिसे आपने अपना मतलब जिसमें आपने अपना फ्यूचर खोज लिया कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है और उस फील्ड के लिए मेहनत नहीं किया तो वो आपको मंजिल मिलेगी नहीं। और अगर उसके लिए समर्पित हो गए पीएससी के लिए कि मुझे बस डिप्टी कलेक्टर बनना, चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, तो मंजिल मिल जाएगी। तो आप कहां से कहां चले जाओगे, बात समझ में आ रही? तो जिन्होंने मेहनत कर ली वो अपने मकाम तक पहुंच गया, और जिन्होंने लापरवाही की वो रह गया। और जब आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल रह जाते हो ना, तो फिर चाह भी लोगे तो भी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि अपना जो पीक टाइम था ना, जिस टाइम पे आप कुछ बन सकते थे, वो समय बर्बाद कर दिया। क्या करते पता नहीं क्या करते, लेकिन कुछ तो ऐसा किया था कि जो आपको नहीं करना चाहिए था, और कुछ वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जिसकी वजह से आप महरूम रह गए। 5 साल गुजर गए आपके, लेकिन आप एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन में होते तो जरूर है, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। 5 साल से लगे हुए, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो गलती रही होगी। वो गलती अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो बेकार है जिंदगी। अगर एक बार आप फेल हो गए तो आप सोचिए कि आपसे क्या गलती हुई थी। आपको सोचना ही नहीं है। अरे अगली बार नहीं, अरे अगली बार क्या निकलेगा वो छोड़ो, पहले बताओ कि आपसे गलती क्या हुई थी जिससे एग्जाम नहीं निकला। अरे बहुत, ये पीएससी इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत वो आग का दरिया है, और बहुत टफ जिंदगी है ये, पता है। ये जो आपका 1 से 2 साल 3 साल जो रहेगा ना, बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस वाली जिंदगी रहेगी। आपको बहुत सारी चीजों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। घर जाना था, दिवाली है या त्योहार है, घर जाऊं क्या? नहीं जाना, क्योंकि घर जाने से कई दिन बर्बाद हो जाते। किताबें लेकर जाते जरूर है कि हम पढ़ेंगे बोल के, वो एज इट इज आ जाता है, एक पन्ना नहीं खुलता। सबको पता है, सबको पता है, ये तो बताने की बात ही नहीं है। तो घर ही नहीं जाना, क्योंकि यहाँ था तो पढ़ रहा था, घर गया तो वही पढ़ रहा हूँ। अगर 5 दिन 4 दिन 3 दिन छुट्टी पे घर चला गया तो 3 दिन आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। फोन पे बात करते हो गए, झूठ मत बोलना। 2-3 घंटा 4 घंटा फोन पे ऐसी बात कर लेते हो। अरे 1 घंटा तो इसी में निकल जाता है। पहले आप रखो, पहले आप में फोन रखने में 1 घंटा, बोलो मेरे को कैसे पता सर? तो भावुक नहीं होना, मैं अपने दोस्तों को देखा हूं कि जहां पे से फोन रखने के टाइम पे आधे घंटे इस बात पे गुजर जाते हैं कि पहले आप तो भाई ये क्या बात हुई, रख फोन, तुरंत काट दो। तो भाई अगर ये सब चीजें जिंदगी में है ना, और आपके समय इधर उधर से बर्बाद होते हैं, तो संभल जाओ और समझ जाओ कि अगर आपके पास इतना फुर्सत है, पीएससी में आने के बाद इतनी फुर्सत है कि आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो, तो मैं कह दूं आपके पास टाइम है ही नहीं पास करने के लिए। जो आप बड़ा टाइम पास कर रहे हो, फोन रखो बोल के आधा घंटा लगा दे रहे हो, ऐसे करते हैं ना, मेरे को मालूम है। तुमको कैसे पता? देखो फ्रेंड पे थोप देना, ये पुरानी आदत है। मैंने थोपा, तुम भी थोप रहे हो, तुम भी करते हो। फ्रेंड से कौन बोलता है भाई कि तुम रखो बोल के आधा घंटा? कौन सा फ्रेंड है जिसको ये बोलते हैं कि पहले आप रखो? ना फंस गया तुम। अरे चलिए छोड़िए, आइए वापस आइए। तो जैसे कि लावा और मैग्मा की बात कर रहे थे, तो जब देखिए चट्टान, समझिएगा हमारी पृथ्वी किससे बनी हुई है? चट्टानों से बनी हुई है। इसलिए पृथ्वी की डेंसिटी सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा है। बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन आप एक एक चीज लिखेंगे सब कॉपी में। क्यों लिखेंगे? मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको, बस इतना सा फर्क है। ठीक, तो मैं मेहनत कर रहा हूं आप पे, तो आप भी मेहनत करें अपने आप पे। करेंगे ऐसा? चल, तो चूंकि पृथ्वी किससे बनी हुई है, तो बोला चट्टानों से बनी हुई है, इसलिए पृथ्वी सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह है। क्लियर? अब जब चट्टान हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगी? बोलिए, पिघल जाएगी। तो जब पिघल जाएगी तो पिघली हुई चट्टान को तो क्या कहते हैं? और जब यही मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर आएगी तो पृथ्वी के बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? कम। पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तभी तो वो पिघल जाती है और वो क्या बन जाती है? और जब वो बाहर आती है टेम्परेचर कम होता है, तो वही पिघली हुई चट्टान क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, ठोस हो जाती है और बन जाती है लावा। यानी लावा अंदर नहीं होगी और मैग्मा बाहर नहीं होगी। मैग्मा बाहर नहीं हो सकती सतह पर, यानी पृथ्वी के बाहर मैग्मा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने के बाद हमारे सतह का टेम्परेचर कितना है? 50 ले लो भाई, हम जो सतह पर रह रहे हैं हमारा टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम 50। और अंदर की बात करूं, अंदर का टेम्परेचर 5000 ले लो।
जहां से मैग्मा निकलती है, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर मैग्मा बनती है वो टेम्परेचर कितने का है, बात करें, सब बात करेंगे लेकिन समय के साथ। कितना? 5000। 5000 में चट्टान रहेगी, 1500 में तो लोहा पिघल जाता है, तो 5000 में चट्टान पिघल जाएगी और क्या बन जाएगा? तो 5000 डिग्री सेल्सियस पे चट्टान पिघली हुई है, मैग्मा बाहर निकलोगे टेम्परेचर 50 50 से पिघली हुई रहेगी, ठंडी में ठोस हो जाएगी और फिर से क्या बन जाएगी? चट्टान, लावा चट्टान। क्लियर? अंदर पिघली हुई चट्टान, बाहर ठोस चट्टान। तो बाहर मैग्मा नहीं होगा और अंदर लावा नहीं होगा, बाहर लावा होता है और अंदर, या फिर और समझो कि ज्वालामुखी, सुने, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के अंदर क्या भरा हुआ है तो बोलना, और ज्वालामुखी से विस्फोट होता है तो क्या निकलता है? अंदर है तो पिघली हुई है, तब तक वो मैग्मा कहलाएगी, बाहर निकल गई तो ठंडी होगी, ठोस हो जाएगी। आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि लाल कलर का गर्म पिघली हुई चट्टान निकलती है, एकदम लाल कलर की, और उसके बाद ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठोस हो जाती है, काली हो जाती है, गर्म चीज लाल होती है, और फिर वो जो एक्चुअल रूप होता है वो, और आप जानते हैं जल जाने के बाद का कलर क्या होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो पूरी क्या हो गई? जल गई। जलने के बाद का कलर, कभी जले हो तवे से रोटी वो क्या हो जाता है? काला। जल जाने के बाद कलर काला। तो गर्म थी बोल के लाल थी, लोहा को गर्म करोगे तो लाल हो जाएगी, और जैसी ठंडी हो जाती है फिर से काली हो जाती है। तो चट्टान अगर पिघली हुई है, गर्म है तो लाल है, ठंडी हो गई तो वो अपने एक्चुअल रूप में आ जाती है काली। इसीलिए तो लावा का कलर क्या होता है? काला। और आपको बता दूं, यही वो लावा है जिसके अपर्दन से, अपर्दन मतलब इरोजन से बनेगी एक कौन सी, क्या, एक मिट्टी। चट्टानों के अपर्दन से बनती है क्या? मिट्टी। तो ये जो आपका काले कलर की चट्टान थी, उसके अपर्दन से जो मिट्टी बनेगी उसका कलर भी क्या होगा? काला। तो बन गया कौन सी मिट्टी? तो कोई पूछे काली मिट्टी किससे बनती है तो बता दें लावा से बनती है। कभी कोई बोलेंगे काली मिट्टी किससे बनती है, काली मिट्टी फॉर्मेशन की बात करें तो लावा चट्टान के अपर्दन से काली मिट्टी बनती है। लावा चट्टान के अपर्दन से काली मिट्टी बनती है। क्या मुश्किल है? लिखा ही नहीं हो? अच्छा, तो घर जाके लिख लोगे सब एक साथ, फिर से वीडियो देखोगे। फिर से वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपके ऑफलाइन होने का मतलब ही नहीं दिया, फिर ऑफलाइन काहे को? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज वॉइस क्लियर कीजिए। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है, चलिए मैं थोड़ा सा एक बार बुला लेता हूँ। स्टार्टिंग में ना ये सब वॉइस का प्रॉब्लम रहता है, मेरी क्लास में रहता है कि इससे पहले भी था वॉइस प्रॉब्लम? वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आओ। चलिए अब बताइए, अब ठीक है क्या आवाज? आवाज ठीक है? एक बार बताइए। आवाज ठीक है? हेलो, आवाज ठीक है? रानी, प्रियल, चलिए वापस आते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया, विजन क्लियर हो? और एक बात और, आप लोग समझ में आते तो भी चेहरा लेके बैठते हो, नहीं समझ में आते तो भी चेहरा लेके बैठते हो। यार चेहरे एक्सप्रेशन बदलना चाहिए। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा एक्सप्रेशन बदलो, ताकि मुझे लगे कि बिना कहे आपके कि आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो भी वही चेहरा, समझ में आता तो भी वही चेहरा। आप पहचाने तो पहचाने कैसे, ही होता। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को और अपने एक्सप्रेशन को एक लेवल दो यार। मतलब कि जब कोई झगड़ा किसी से करता है तो चेहरा उतर जाता है। जब आप पढ़ने, एक बात बताइए मुझे, ये जो अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो, अपने सोच से कर रहे हो, किसी और के कहने पे कर रहे हो? मतलब खुद से, मतलब तैयारी करने आया हो कि घर वालों ने बोला चल चल जा तैयारी कर बोल के? घर वालों का दबाव भी होता है कि घर वाले बोले तो मैं आया बोल के, नहीं तो मैं आती ही नहीं, कदम नहीं रखता यहाँ पे। ऐसा अपने मन से आया हो ना? अभी टिकट बुक कर लो मूवी का, जो चेहरे में खुशी आएगी कि टिकट बुक हो गया बोल के,
फिर मूवी देखने जाते हो तो एक आदमी टिकट बुक करता है तो इतना खुश हो जाता है, मूवी देखने जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, वहां से आता है 2-3 दिन तक ऐसे खुश रहता है कि अरे यार क्या मूवी थी। जिस मतलब कोचिंग आके अपने कैरियर की शुरुआत कर दी, इसकी इतनी भी खुशी नहीं है आपके अंदर? कोचिंग आने का मतलब ही है कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कर दी है, कुछ बनने का जो सपना देखा था, ठीक है, फिर मैं उसको ऑन ऑफ किया। तो यहाँ आकर अपने कैरियर की जो शुरुआत की हो, इस बात की इतनी खुशी आपके चेहरे में मुझे दिखती नहीं है, अगर सच में आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हो तो उसकी थोड़ी खुशी रखें, समझ में आ जाए तो थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन दे कि हाँ सर समझ में आ गया, बिना कहे, ना मुझे आपसे पूछना पड़े ना आपको मुझे कुछ कहना पड़े, बस थोड़ा सा, और ना समझ में आए तो बनाओ मुझे जैसा बनाते हो, ठीक है। कुछ बताना चाहोगे? अच्छा, क्या बताओगे? जो लावा जो ठंडा हो रहा है ना, तो उस रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या सर? इग्नियस रॉक। वेरी गुड। इग्नियस रॉक के टाइप जैसा ग्रेनाइट और बसाल्ट से बनता है काली मिट्टी। बासाल्ट से ही पाया जाता है काली मिट्टी, ठीक है। जो तुम जान रहे हो उसको और बेहतर कर दूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, बाद में। चलिए, तो पृथ्वी, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का अक्षांश, ठीक है। पृथ्वी के अक्षांश में, अक्षांश का मतलब क्या होता है? अक्षांश मतलब क्या? एक कोण जिसे इंडिकेट करते हैं फाई से। अगला एक छोटी सी परिभाषा कि सतह पर, सतह समझ में आ गया? कोई पूछे कि कहाँ रहते हो तो मत बोलो पृथ्वी के अंदर रहता हूँ, बताना वही था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो रहोगे क्या मैग्मा में? नहीं ना, हाँ। और पृथ्वी की सतह के बाहर भी मत बोलिएगा, क्योंकि बाहर नहीं रह रहे हो आप, पृथ्वी की सतह पर रहते हो। तो कोई पूछे बाहर रहते हो क्या? नहीं, बाहर नहीं रहता, मैं पृथ्वी की सतह पर रहता हूँ। चलिए, तो सतह पर विषुवत रेखा, अभी लिख लीजिए, बताता हूँ क्या है सब। सतह पर, पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु, और जल्दी लिखेगा, किसी भी बिंदु के बीच मापी गई कोणीय दूरी को, मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। चलिए, अभी सब समझ में आ जाएगा, लिख लीजिएगा कि विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मैं फिर कह रहा हूं, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु के बीच मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये लाइन हो गया? अब और समझिएगा, पृथ्वी पर जब आप सेंटर पे कोई लाइन खींचते हो, मैं फिर कह रहा हूं, पृथ्वी के सेंटर पे जब कोई एक लाइन खींचते हो तो उसे बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं इक्वेटर। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं? पृथ्वी के सेंटर में जब भी आप लाइन खींचोगे तो वो क्या कहला रही है? विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसे क्या कह रहे हैं? इक्वेटर। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, पृथ्वी के सेंटर में अगर आप कोई लाइन खींच रहे हो तो पृथ्वी चूंकि कैसी है? गोल, मत बोलिए सर चपटी है, चपटी है, लेकिन बाद में बात करेंगे कि कैसे चपटी हुई। लेकिन चपटी होने से पहले आप क्या बताएंगे? कोई भी, पहले फुटबॉल की बात करें, प्लास्टिक बॉल की बात करें, जैसे दब जाए तो चपटा हो जाता है, तो क्या प्लास्टिक बॉल पहले से चपटा था कि पहले गोल बना हुआ होगा? पहले गोल था, फिर आपने मार के चपटा कर दिया। तो चपटा पहले से कोई नहीं होता, बाद में होता है, पहले गोल होता है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी गोल है और गोल के बीच में अगर मैं लाइन खींच दूं तो ये जो लाइन है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो जब हम गोले को 2 भागों में बांट दे तो उस आधे गोले को क्या कहा जाता है? गोले के आधे गोले को क्या कहा जाता है? अर्ध गोला? नहीं, मैं बोल रहा हूं गोले को अगर आधा कर दूं तो आधा गोला कैसा, क्या कहलाता है? अर्ध गोला। गोले के आधे को बोलते हैं गोलार्ध, यानी कि हेमिस्फीयर। कितने बड़े हो गए हो? तो गोले के आधे क्या बोलते हैं? गोलार्ध। और इसके अलावा अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप ये तो भली भांति जानते होंगे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 गोलार्ध है, ये कौन से गोलार्ध है? उत्तर दक्षिण की पूर्व पश्चिम? उत्तर दक्षिण। तो इस विषुवत रेखा ने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया, कोई दिक्कत? चल, अब आइए,
अब आपसे अगला सवाल कि ये जो विश्वत रेखा बोल रहे हो, इस लाइन को जिसे आप विश्वत रेखा कह रहे हो, क्या सच में ये एक रेखा है? बात समझिएगा। फिर क्या है? अरे अरे ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये विश्व रेखा समझते हैं? मतलब क्या सच में ये एक लाइन है? चलिए दूसरा सवाल, ये जो पृथ्वी दिख रही है आपको, ये पृथ्वी सच में एक पूरी पृथ्वी है कि आधी पृथ्वी है? देखिए, मैं पहले कहा हूं कि भूगोल पढ़ाने नहीं समझाने आया हूं। सुनो तो पहले, भूगोल पढ़ाने नहीं समझाने आया हूं, और एक बार समझ डाला तो लाइफ, ये सब पता है, मेरे को मालूम है। तो मैं कह रहा हूं समझ लो, बड़ा मजा आएगा। भूगोल को मतलब एहसास करोगे आप, रटने की बात ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ रटो मत, आप समझ जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो लिखना होगा मेंस में तो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चंस आपको समझने से डेफिनेटली बन जाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ ये पृथ्वी जो दिख रही है आपको, ये पृथ्वी पूरी की आधी है? जल्दी बोल दो एक बार और गलत हो जाओ। ये पूरी है? मैं कह रहा हूं आधी पृथ्वी। क्यों? क्योंकि आधी पृथ्वी पीछे है। अगर मैं बोर्ड पे अगर पृथ्वी बनाया तो क्या पूरी पृथ्वी दिख रही है? सामने वाली बस दिख रही है, पीछे वाली दिख रही है क्या? तो जब पृथ्वी पूरी नहीं दिख रही है आपको, तो ये विश्वत रेखा कैसे पूरी दिखेगी? तो ये विश्वत रेखा भी तो आधी होगी, क्योंकि पीछे भी एक विश्वत रेखा होगी। बस समझ जा रही? पृथ्वी को एक होता है ग्लोब और एक होता है बोर्ड। आप ग्लोब समझते हैं? अरे ग्लोब ठीक है। तो अगर ग्लोब को देखोगे तो ग्लोब में पूरी पृथ्वी दिखती है, ऐसे ऐसे सब देख सकते हो। तो अगर पृथ्वी को पूरा देख रहे हो तो आप पाएंगे कि सामने वाली विश्वत रेखा भी दिख रही है, और लेकिन जब बोर्ड पे पढ़ाई करते हो तो बोर्ड में सिर्फ एक ही पक्ष दिखता है, बोर्ड में सिर्फ एक ही पक्ष दिखता है, और वो है सामने वाला। तो सामने वाला पक्ष दिखेगा तो आप इसको क्या बोलोगे? एक लाइन। लेकिन जब विश्वत रेखा, और दूसरी बात ये पृथ्वी कैसी है? गोल। तो गोल पृथ्वी पर जब विश्वत रेखा खींची जाएगी तो ये कोई एक लाइन नहीं बल्कि ऐसा, मतलब किसी गोले पर जब आप लाइन खींचते हो तो लाइन सीधी नहीं होती, वो कर्व कह लो, एक कर्व शेप में, या सर्कल का आधा, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल मतलब वृत्त, तो वृत्त को आधा करो ऐसा, तो ये जो बनेगा ये बनता है, मतलब अर्धवृत्त। तो जो आपको सामने से ये जो विश्वत रेखा बोल रहा हूं, रेखा रेखा नहीं है, क्या बन रही है? सेमी सर्कल। अरे गोल पे ऐसा लाइन खींचो, सेमी सर्कल बनेगा। और पीछे भी क्या होगा? आगे भी सेमी सर्कल और पीछे की विश्वत रेखा भी सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल को मिला दो, क्या बन जाएगा? एक सर्कल। तो जिसे आप विश्वत रेखा बोल रहे हो वो बेसिकली रेखा है ही नहीं, वो तो वृत्त है। पृथ्वी पर ये देखिए, पृथ्वी पर ये मैंने घुमाया, क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक सर्कल। तो विश्वत रेखा नहीं, विश्वत क्या होती है? विश्वत वृत्त होती है। पृथ्वी पर विश्वत रेखा नहीं, विश्वत वृत्त होती है। लेकिन जब आप देखिए ग्लोब में आपको विश्वत क्या नजर आएगी? वृत्त नजर आएगी, क्योंकि पूरी दिखती है। और बोर्ड पे आपको विश्वत क्या नजर आएगी? रेखा नजर आती है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में पूरी पृथ्वी दिखाई, तो जब पूरी पृथ्वी, और जब बोर्ड पे सामने से देखोगे तो सामने से चाहे सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, क्या नजर आएगा? एक चूड़ी गोल होती है, सामने से देखो तो लाइन, और आधी चूड़ी तोड़ दो उसको भी सामने से देखो तो वो भी क्या नजर आती है? लाइन नजर आती है। तो बोर्ड पे पढ़ोगे तो विश्वत रेखा बोलोगे, और ग्लोब में देखोगे तो विश्वत वृत्त बोलोगे। ये भी बात समझ में आ रही है? वही वृत्त है, वही रेखा है, लेकिन बेसिकली विश्वत क्या है? लेकिन चूंकि हम किस में पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड में ये हमारे लिए एक क्या ही रहेगी? एक रेखा रहेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए और समझिए। और मैं क्या कह रहा हूं कि विश्वत रेखा से कौन से गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु, उत्तरी गोलार्ध की कोई भी बिंदु है, और भी कहां पर?
तो सतह पर कोई भी बिंदु विषुवत रेखा से सतह पर, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या फिर कि किसी भी बिंदु के बीच मापी गई कोणीय दूरी को क्या कह रहा हूं? अक्षांश कह रहा हूं। अभी आप समझिएगा। और अक्षांश जो एक कोण है, उस कोण को हम निकालेंगे कहां से? पृथ्वी के। अगर कोण बनाना है हमें, तो हमें कोण कहां से बनाना है? पृथ्वी के। और अब हम जाएंगे पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र मतलब समझ रहे हैं? पृथ्वी के अंदर वाला केंद्र। अब आपको केंद्र कब दिखाई देगा? केंद्र कब दिखेगा आपको? ऐसे ही पृथ्वी को रख दो और बोलो केंद्र देख लो तो दिख जाएगा। क्या करना पड़ेगा? बीच से काटना पड़ेगा। तो मैं अगर पृथ्वी को बीच से काट दूं, समझना बात को, पृथ्वी से वो बीच से काट दूं, तो ये आधा हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये जो आधा हिस्सा होगा, क्लियर, केंद्र दिख जाएगा। चलिए, तो मैं पृथ्वी को जब काटूंगा तो मुझे केंद्र मिल जाएगा, और केंद्र के साथ साथ जो विषुवत रेखा पीछे वाली थी उसकी दो बिंदु नजर आएंगे मेरे को। पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, ठीक है। अगर बीच से काट के अलग कर दो तो केंद्र और ये विषुवत रेखा का आधा पीछे वाला तो रहेगा, सामने वाला अलग हो गया, पीछे वाला तो रहेगा। तो ये एक बिंदु से इस बिंदु तक विषुवत रेखा खींची गई थी। समझ रहे हो? मैं कोई आयरन मैन नहीं हूं कि ये देखो पृथ्वी तो बातें खत्म हो जाती है। तो आप इमेजिन करें कि जब ये केंद्र होगा तो ये विषुवत रेखा के क्या होंगे? दो बिंदु, क्योंकि सामने वाली पृथ्वी तो अलग हो गई, तो पीछे वाली पृथ्वी जो है वो जो विषुवत रेखा बनेगी उसके दो बिंदु ये है। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताओ, इधर ऑनलाइन में भी एक बार बता दीजिए। कवि, रानी, सीमा और सुनीता, एक बार मैसेज करिए, यहां तक समझ में आया? झूठ मूठ के हाँ बोल दो। चलिए, अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे क्या निकालना है? बोलिए क्या निकालना है? इतनी मेहनत किसके लिए? और अक्षांश मतलब क्या? अक्षांश मींस व्हाट? कोण। कोण है वो कोणीय अक्षांश है। तो अक्षांश के लिए मुझे कोण निकालना पड़ेगा, और कोण मैं कहां से निकालूंगा? पृथ्वी के। तो केंद्र से मैं पहली लाइन जो खींचूंगा, कोण के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है? दो, जिसमें से पहली लाइन जो है वो विषुवत रेखा को टच करेगी। ये कंपल्सरी कि उसका जो बेस होगा ना नीचे वाला, वो किसको टच करेगा? विषुवत रेखा। और आपको बता दूं कि ये पृथ्वी है, तो ये केंद्र से ये एक लाइन खींच रहा हूं, और बाहर सतह पे इस लाइन की क्या नजर आएगी? बिंदु। अगर आप सतह पर देखोगे तो सतह पर अगर मैं ये लाइन खींचा ऐसे, तो आप पाओगे सतह पे, मतलब केंद्र से लाइन खींचा तो सतह पे आप पाओगे एक बिंदु, मतलब बेसिकली ये बाहर एक क्या है? एक डॉट है। और यहाँ पे ये मैं उत्तरी गोलार्ध में इस बिंदु पर ऐसे लाइन खींच दी है, तो ये मान लीजिए कितने डिग्री कोण बन गया? 10 डिग्री का। तो क्या आप केंद्र के अंदर जाकर ये देख पाओगे कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है? आप केंद्र के अंदर जाके कोण बता पाओगे या नहीं? तो चूंकि आप रहते कहां पर हो, तो सतह पर आप देखोगे कि कितने डिग्री कोण बन रहा है। तो देखिए, ये हो गया सतह पर दो बिंदुओं के बीच की इस कोण की कोणीय दूरी, इसी को बोलते हैं कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 10 डिग्री का। तो कोण 10 डिग्री का है, तो इक्वेटर से जिस बिंदु का कोण 10 डिग्री का था उसके बीच की कोणीय दूरी भी 10 डिग्री की होगी। ये बात समझ में आ रही? अगर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं और इसको भी और आगे बढ़ा दूं, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो कोणीय दूरी कितनी डिग्री की हो जाएगी? 20 डिग्री की। कितनी की हो जाएगी? 20 डिग्री कैसे हो जाएगा भैया? डिस्टेंस बढ़ रहा है, एंगुलर डिस्टेंस नहीं। ये 10 डिग्री रहेगी तो ये भी कितना डिग्री की रहेगी? अगर मैं और दूर चला जाऊं, और दूर भी चला जाऊं, तो लगेगा डिस्टेंस बढ़ गया। मुझे डिस्टेंस से नहीं मतलब है, मुझे एंगुलर डिस्टेंस, मुझे उस कोण की दूरी से मतलब है, और ये भी कितने डिग्री की रहेगी? ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर चले जा रहे हो तो मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री। भाई 10 डिग्री का कोण था, 10 डिग्री की ही पूरी रहेगी, पूरा 10 डिग्री रहेगा। बोले हाँ, और समझो। अगर मैं पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे खींच दूं, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का। तो एक बन गया कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण। और जो कोण है कहां गया? जो कोण है वही तो क्या है?
तो 0 डिग्री का कोण, तो 0 डिग्री का अक्षांश, तो एक कोण मिल गया 0 डिग्री का अक्षांश। ये बात समझ में आ रही? अब एक और समझो। अब पहली लाइन इस तरफ की विश्व, क्योंकि चूंकि हम किस में देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल में, 2D, 2 विमाएं ऐसे बोलते हैं शायद। तो 2D में जब आप देखोगे ना तो आपको सिर्फ 2 ही दिखेगा, जब आप 3D में देखोगे तो सब दिखेगा। 2D में इधर का देख लिया, इधर का देख लेते हैं। तो पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन विषुवत रेखा पे, तो कितने डिग्री कोण बन गया? तो बेसिकली मैंने बताया था ना, ये लाइन क्या है, एक मतलब बाहर सतह पे क्या बनाएगा, एक बिंदु, एक लाइन गई, एक बिंदु, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर गई, एक बिंदु, मतलब उसी के ऊपर एक बिंदु बन गया। तो ये बन गया 0 डिग्री का कोण, यानी कि 0 डिग्री के अक्षांश। कोण तो 0 डिग्री का हो गया, लेकिन उसके जो बिंदु होंगे वो कितने सारे होंगे? तो एक इधर बना दिया, एक डॉट 0 डिग्री का कोण, एक यहाँ पे 0 डिग्री कोण, 2 ही बनेंगे और भी बनेंगे? क्यों? पीछे और आगे नहीं बनेंगे? पृथ्वी तो गोल है। पहली लाइन केंद्र से, ये पहला लाइन, दोनों लाइन विषुवत रेखा पे 0 डिग्री कोण, दोनों लाइन इस तरफ 0 डिग्री कोण। क्या पीछे नहीं हो सकते? क्या आगे नहीं हो सकते? इधर उधर इधर इधर बहुत सारे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे एक बिंदु बनेंगे ऐसे पृथ्वी पर, तो जब आप सारे बिंदुओं को मिला दोगे तो क्या बन जाता है? एक बचपन में नहीं खेले थे बिंदुओं को मिला के? तो ये 2 नहीं बल्कि इधर उधर विषुवत रेखा में बहुत सारे 0 डिग्री के कोण बन जाएंगे, सबको मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक तो 0 डिग्री का अक्षांश खुद में क्या बना रहा है? समझ रहे हो ना? इमेजिन करना होगा थोड़ा सा। तो बन गया 0 डिग्री का अक्षांश एक सर्कल। मेरा क्वेश्चन याद आ रहा है आपको कि पृथ्वी पे कितने अक्षांश है? तो एक अक्षांश हो गया 0 डिग्री का। क्लियर? ऐसे करके काउंट करेंगे टोटल कितने हो रहे हैं बाद में। कितने अक्षांश ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं? वृत्त बना रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश खुद में क्या बनाता है? जब सारे 0 डिग्री अक्षांश के कोणों के बिंदुओं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? सर्कल। समझ रहे? और समझे। और कितने अक्षांश ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? रेखा। ये 3 प्रश्न था मेरे कल का। पहले तो अक्षांश कितने वो काउंट करेंगे, फिर अक्षांश वृत्त कितने, अक्षांश रेखाएं कितनी है इसके लिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं देंगे। अब आइए ऊपर। तो पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन ऊपर, कितने डिग्री कोण बन गया? एक बात और, 0 डिग्री का सर्कल जो बन रहा है, उस सर्कल को सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगी आपको? एक सर्कल सामने से देखेंगे क्या दिखेगा? लाइन। तो ये हो गई एक, मान लीजिए लाइन। और यही लाइन को तो मैं क्या कह रहा था, तो जो विषुवत रेखा है जिसे आप भूमध्य रेखा कह रहे हैं, जिसे आप इक्वेटर कह रहे हैं, वही कुछ और नहीं, कौन से डिग्री का कोण है? यही है 0 डिग्री अक्षांश। तो जिसे आप विषुवत रेखा बोल रहे हो, जिसे आप भूमध्य रेखा बोल रहे हो, जिसे आप इक्वेटर बोलते हो, वो कुछ और नहीं 0 डिग्री अक्षांश है, जो खुद में क्या है? सर्कल है, जिसे सामने से देखने से वो नजर आएगी लाइन, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? और सर्कल कब समझ में आएगा? जब आप ग्लोब में देखोगे। लेकिन ग्लोब तो है ही नहीं, हम बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ लाइन, यानी कि रेखा। बोर्ड के लिए रेखा, ग्लोब के लिए सर्कल। आपकी चॉइस कि आप किस हिसाब से देख रहे हो। क्लियर? और समझो। अब देखिए, पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन ऊपर। तो यहां पर अगर 10 डिग्री का है तो ये 10 डिग्री हटा दीजिए। इसके अलावा बताइए रहा था 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के सभी अक्षांश क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे के सभी अक्षांश क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश। ये बात समझ में आ रही? मतलब एक ही होगा जो अक्षांश कहलाएगा, और वो है 0 डिग्री वाला। इसके अलावा जो भी होंगे ऊपर के, वो या तो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और जितने भी नीचे है वो क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश सिर्फ एक है और वो है 0 डिग्री। क्लियर? उसके बाद जो भी होंगे वो या तो उत्तरी अक्षांश के होंगे या तो। चलिए अब ये देखिए, अगर मैं 10 डिग्री ज्यादा हो रहा है, अगर मैं इसको नॉर्मली क्या मान लूं, चलिए अगर मैं इस कोण को कितने डिग्री का मान लूं, वो 1 डिग्री, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री। यानी कि ये कोण है तो ये क्या है? अक्षांश। ये कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। कौन से डिग्री वाला? तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश का कोण है। ये कोणे में भी तो अक्षांश है। अब इस तरफ आइए, पहली लाइन विषुवत रेखा, दूसरी लाइन ऊपर, ये भी बन गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश का कोण। तो ये 2 कोण बने कि बहुत सारे कोण बनेंगे? अरे
पीछे भी, आगे भी, इधर उधर करके बहुत सारे। जब बहुत सारे बन जाएंगे तो बहुत सारे बिंदु दिख जाएंगे पृथ्वी की सतह पे, बिंदु 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 ऐसे, और सबको मिला दिया जाए तो सर्कल। और सर्कल को सामने से देखूंगा तो क्या बन जाएगी एक, इस लाइन को बोलते हैं 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा। सर्कल है, ये सर्कल नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि सर्कल बोर्ड पे सर्कल नहीं बनता, लेकिन है क्या? सर्कल। तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी क्या है? 1 डिग्री भी क्या है? सॉरी, 1 डिग्री भी क्या है? सर्कल। 0 डिग्री भी क्या है? 1 डिग्री भी क्या है? ये बाद में काम आएगा जब हम क्या खोजेंगे। लेकिन अगर कोण बन रहे हैं 0 डिग्री का कोण, 1 डिग्री कोण, तो वो क्या है? चलिए और आइए फिर सेम पहली लाइन विषुवत रेखा, दूसरी लाइन ऊपर, बन गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। यहाँ पर पहली लाइन विषुवत रेखा, दूसरी लाइन ऊपर, बन गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सारे 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मिला दिया, सर्कल सर्कल सामने देखने से क्या बनेगी? तो बन गई 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा। डायरेक्ट आइए कहां पे? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश। इस तरफ से भी 90 डिग्री और इस तरफ से भी, तो दोनों का जो 90 डिग्री के ऊपर वाली रेखा होगी, दोनों का सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, दोनों की ये लाइन सेम होगी। तो कितने बिंदु? कितने बिंदु? बाकी मेरे 2 और कई सारे बता दे रहे थे, लेकिन यहां पर कितने? 1। क्या एक बिंदु से सर्कल बनती है? आप किसी भी तरफ से 90 डिग्री ले लो, ये वाली लाइन आपकी सबकी कॉमन होगी। तो क्या एक बिंदु से सर्कल बनते हैं? तो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या नहीं बनाता? ये भी याद रखिए। 90 से पहले वाला कौन सा वाला होगा? बोलो। 89 और ये भी 89। जब 2 है तो कई हो सकते हैं, जब इधर उधर के 2 हो सकते हैं तो बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे होंगे तो उसका सर्कल भी हो सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री के बहुत है कि सिर्फ एक ही है? एक ही है। और एक बिंदु से सर्कल नहीं बनता, ये बात समझ में आ रही? और इसके अलावा जो चीजें उत्तरी गोलार्ध में होगी वो सारी चीजें कहां भी होगी? दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। तो सेम चीज कर लीजिए, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सारे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मिला दिया जाए सर्कल, और सर्कल को सामने से देखने पर लाइन। क्लियर? 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते सीधा कहां पे आ जा रहा हूं? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यही तक का कोण बनेगा, किसके आगे बनेगा? नहीं बनेगा भाई। इससे पहले 89 बना होगा और उसके बाद सीधा सीधा 90 बन गया, बात खत्म। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि आप मुझे बताइए कितने अक्षांश बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड बन रहे हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश उतने ही होंगे जितना क्या होगा। अब आप मुझे जोड़ के बता दो कितने कोण हैं। जितने कोण होंगे उतने अक्षांश होंगे। गलत बोलो और गलत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 180 गलत, हद से ज्यादा गलत, हद से ज्यादा गलत, हद से ज्यादा गलत। इधर अब मैं कम करूं? अरे तुम कम करके बताओ कितने, जल्दी। अरे गलत बोलो, गलत हो जाओ। हाँ गलत। इधर ऑनलाइन 180, रानी ने कहा 181, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले जवाब दे रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे जवाब नहीं देते। समझो यार, समझो। चलिए पहले तो ये बताओ, जब भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 से 5 में, या जब भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका आखिरी नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर भी होता है। जैसे 1 to 5 में टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 to 10 में कितने नंबर होंगे? 10। तो यहां पे याद रखिएगा, जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 to 90, 1 डिग्री क्या है? और 90 डिग्री भी। तो 1 to 90 टोटल कितने हो गए? 90। 1 to 90 टोटल 90। ये क्या है आपके? चलिए 1 to 90 टोटल 90, ये हो गए आपके उत्तरी अक्षांश। और 1 to 90 में टोटल कितने नंबर होंगे बता देना? 90, 90, और ये है आपके। तो उत्तरी अक्षांशों की संख्या, दक्षिणी अक्षांशों की संख्या, तो 90 और 90 कितना हो गया? क्या रह गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री भी तो कोण है क्या? एक के ऊपर एक है जरूर, लेकिन है तो कोण है ना। तो 0 डिग्री को लेंगे कि नहीं लेंगे? तो कौन 180 बोला था?
हाँ, तो आप जो जोड़े थे वो 0 को नहीं जोड़े, और जो 360 बोले वो पता नहीं क्या जोड़ दिए, और 178 बोले वो पता नहीं क्या तो घटा दिए। क्यों घटाए? मैं बोल रहा हूँ जितने कोण है उतना जोड़ लो, आप घटाए पड़े हो। तो एक 0 डिग्री का भी ऐड कर लो तो हो गया 100। कोई पूछे पृथ्वी पर नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं तो बता देना 181, और नहीं समझ में आया तो रख लो अक्षांशों की संख्या 181, बात खत्म। चलिए अब देखिए, अब बात आ रही है अगला अक्षांश, बोलो वृत्त। हम लोग समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता ना, 9:30 बज गया। बताओ कुछ जादू है कि मतलब? तो अपन दिन में कि रात में? ए भाई सुनो ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे का दिन होता है, मतलब एक दिन 24 घंटे का होता है। ये ठंडी में भी 24 घंटे का होता है और गर्मी में भी 24 घंटे का होता है। ठंडी में 24 घंटा कम हो गया, 20 घंटा हो गया, सब घंटे कम पड़ गए। सुनो ना, मैं बता रहा हूं आपको, गर्मी में सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या रहता है? दिन रहता है। बात करूंगा ना, करूंगा, सब बात करूंगा। आपके दिमाग में जो है वो भी और जो नहीं है वो भी सब होगा। सुबह 5 गर्मी के टाइम पे सुबह जल्दी हो जाती है और रात देर से होती है। तो 5 से 7 14 घंटे का क्या है? तो 10 घंटे क्या हो गई? 24 ही घंटा होता है। और ठंडी के मौसम में 7 बजे सुबह होती है और 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो सुबह के 5 से शाम के, सुबह के 7 से शाम के 5, यानी कि 10 घंटे का दिन हो गया। और रात 14 घंटे की। 24 घंटे में 10 घंटे दिन, 14 घंटे की रात हो जाएगी ना। तो ये, तो ठंडी के मौसम में हमको दिन कितने घंटे का मिलता है? तो दिन भले ही छोटी है लेकिन घंटे तो उतने ही है ना। 3 घंटे क्लास होती है तो 3 ही घंटा होगा ना, उसमें कम कैसे हो जाएगा? 3 घंटे क्लास से ठंडी के मौसम में 2 घंटा मिलता है हमको क्लास का। वो मैं समझ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ दिन जो रोशनी हमें दिखती है वो गर्मी के मौसम में लंबी दिखती है और ठंडी के मौसम में कम दिखती है, बस। लेकिन जीना तो 24 ही घंटा है ना दिन में। दिन ठंडी के मौसम में दिन छोटा है, इसे जल्दी गुजर जाता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे जो है ना उसको गुजरने में जितना समय लगेगा ना, गर्मी में भी उतना ही समय लगता है, ठंडी में भी उतना ही समय लगता है। ये 3 घंटे ठंडी में जल्दी और गर्मी में देर से गुजरते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, ठंडी का मौसम है, सब दिन जल्दी गुजर जाता है। चलिए अब देखिए अक्षांश वृत्त की बात करें तो बताइए अक्षांश वृत्त कितने हैं? इसमें कितने अक्षांश ऐसे हैं जो वृत्त बनाते हैं? और मैंने इसका जवाब दे ही दिया था आपको थोड़ा सा। ये देखो कि कितने हैं जो नहीं बनाते वृत्त। 0 डिग्री बनाते हैं, 0 डिग्री का अक्षांश वृत्त बनाता है, 1 डिग्री का वृत्त बनाता है, 2 डिग्री बनाता है। कौन नहीं बनाता? एक तरफ का कि दोनों गोलार्धों का। तो जब दोनों गोलार्धों के 90 डिग्री सर्कल नहीं बना, 89 भी बनाते हैं। तो जब दो 90 डिग्री के नहीं बनाते तो टोटल में 2 मत घटा दो, जो तुम घटा रहे थे वो यही घटा रहे थे। लेकिन वो सवाल अक्षांश वृत्त का था और आपने घटा दिया किसमें? अक्षांश। ये थोड़ा गलत है। तो अक्षांश वृत्त, अक्षांश कितने? 181। और 2 ऐसे अक्षांश हैं जो सर्कल नहीं बनाते, तो 2 माइनस कर दोगे तो आ गया 170। तो अगर कोई पूछे कि पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है तो बता देना 179। सवाल समझना, कोई क्या पूछ रहा है सामने वाला? अक्षांश वृत्त पूछेगा तो 179, अक्षांश पूछेगा तो 181। अब उसके बाद क्या? अक्षांश रेखा। तो सवाल ये कि कितने अक्षांश रेखा है पृथ्वी पर, जल्दी बता दीजिए फटाक से। किसी कोई आइडिया? नहीं, 179 नहीं होगा? गलत, गलत। जल्दी बोलते जाओ, किसी के पास कोई जवाब है? कवि कह रही है 181। बहुत बढ़िया कवि। चलिए, ऑनलाइन वाले खूब जवाब दे रहे हैं। चलिए आइए, देखिए एक बात समझ जाइए,
अगर मुझे नहीं पता तो जवाब नहीं दिए एक्सेप्टेड है, लेकिन दुख कब होता है? जब आपने पढ़ा है और रिवीजन नहीं किया बोल के भूल गए और जवाब नहीं दे पाए। मैंने जो नहीं पढ़ाया वो आप नहीं बोल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ाया है उसके लिए आप जवाब जरूर देंगे। मैं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो मैंने नहीं पढ़ा उसके लिए आप कुछ भी बोलो। जैसे मुझे कितना अक्षांश रेखा है, सर 2000 अक्षांश रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जान रहा हूं कि आपको नहीं पता तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं बता दिया हूं, जैसे मैं बता दिया अक्षांश वृत्त कितने, और कल मैं पूछूंगा चलो बताओ अक्षांश वृत्त कितने, सर 200 है, अच्छा लगेगा? कल ही तो बताया था, कैसे भूल गए? तो ये तो मेरे बताने के बाद आपके नैतिक, मानसिक, इथिकल, नैतिक जो भी होता है उस आधार पे आपको बताना ही चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई है, आप कुछ भी करिए, रात को जागिए, दिन को जागिए, आप उसे पढ़िए, और कल अगर मैं सवाल पूछता हूं या कभी भी पूछूंगा तो आप उसे बताना जरूरी रहता है विद्यार्थी के लिए। तब वो असलियत में ये होता है कि उसने पढ़ाई की, और अगर पढ़ी हुई चीजों को अगर वो कल या परसों या कभी भी नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। और इस फील्ड में आने के बाद अगर आपने पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो जितना पढ़ाई के साथ आप दूर रहेंगे उतना आपका जो सपना है, जो डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना है, वो भी आपसे बहुत दूर होगा। जितना पढ़ाई के करीब होंगे उतना आप अपने सपनों के करीब होंगे, और जितना पढ़ाई से दूर होंगे उतना आप अपने सपनों से भी दूर होंगे, ये समझ लो। वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई वो रिलेटिव नहीं बैठा है कि आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू निकाल देता हूँ। कोई है क्या ऐसा सोर्स? चलो कांग्रेस के काल में था भी, चलो मैं मान लिया, इसमें तो है भी नहीं अगर मैं कहूँ तो। चलिए, तो अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये जो विषुवत रेखा खींचा हूं, ठीक है, क्या यही अक्षांश रेखा है? समझ रहे क्या पूछ रहा हूं? कि जो मैं विषुवत रेखा, देखिए पृथ्वी पर ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये जो विषुवत रेखा कहता हूं, क्या यही विषुवत रेखा ही अक्षांश रेखा है? हाँ या ना? अरे कुछ भी बोलो, स्वतंत्र हो, उतना मत सोचो, क्योंकि पढ़े तो हो नहीं, कैसे सोचेगा फिर? सोचो तब जब पढ़ा चुका रहूंगा तब। क्या बोल रहे हैं? हाँ, चलिए आप क्या बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो क्या? चलिए, सीमा भी कह रही है ठीक है, ये जो नया ट्रेंड है ना, जस्ट लाइक अ वॉर, ठीक है, ये नया नया जो फितूर है ना, ये सब आपको आपकी पढ़ाई से गुमराह करने के लिए बनाया गया है। जितने लोग रील बनाते हैं, ये सब लोग अपनी पढ़ाई से, अपने कैरियर से गुमराह हैं। इनको नहीं पता कि ये अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। ये बस थोड़ी पॉपुलैरिटी, थोड़े कुछ लाइक्स, थोड़े लोगों को मतलब फॉलो कर ले इनको, ये बस एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। जबकि आपकी एक्चुअल लाइफ क्या है? अगर आपसे कोई बोले कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, जैसे बोलते हैं भगवान की हर किसी का लाइफ का एक मकसद होता है इस दुनिया में आने का, आप इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या सिर्फ रील बनाने के लिए? क्या सिर्फ टिकटॉक देखने के लिए? फिर अपनी लाइफ के एम को समझे, भगवान ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, इसके महत्व को समझे, आपके अपने माता पिता के प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारी है वो समझे। एक स्टूडेंट के लिए, मतलब एक बेटे के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने माँ बाप को अगर कोई तोहफा देना चाहता है तो किस चीज का तोहफा दे? जॉब पाकर, अपने आप को डिप्टी कलेक्टर बनाकर। और ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया। जिस दिन अपने पापा से बात कहोगे वो दिन जिंदगी का सबसे अच्छा या खुशनुमा दिन होगा, मतलब समझ ले। इससे बड़ी खुशी की बात और जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। आप बोले पापा मैं शादी कर ली, नहीं ये भी खुशी की बात नहीं है पापा, ये बाकी कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि आप अपने पापा को अगर कोई तोहफा देना चाहते हो तो ये दे दो। जब भी एग्जाम देते हैं आप तो एक सपना जुड़ जाता है कि बच्चा एग्जाम निकाल लेगा, जब प्री नहीं निकलता तो दुख होता है। सपने बहुत बन गए थे कि प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, क्योंकि ये 3 स्टेप है ना। प्री नहीं निकला तो फिर आगे तो कुछ होगा नहीं, सपने टूट जाते हैं। लेकिन किसी ने प्री दिया निकाला, मेंस दिया निकाला, इंटरव्यू दिया फेल हो गया, और इंटरव्यू दिया और पास हो गया। दोनों में समझ रहे फर्क? एक जो फेल हो गया वो फिर से प्री देगा, और जो इंटरव्यू में पास हो गया वो सीधा अधिकारी बन जाएगा, और उसमें भी रैंक अच्छे होंगे तो डिप्टी कलेक्टर। तो वो मोमेंट जब आप इंटरव्यू देके घर आते हो और इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और घर में सब इंतजार कर रहे होते हैं क्या होगा,
वहीं पर ये हुआ कि नहीं निकला, और वहीं पर हुआ कि निकल गया, और वहीं पर हुआ कि मैं डिप्टी डायरेक्टर बन गया, टॉप करके टॉप 10 में आ गए। कौन सा ज्यादा प्राउड रहेगा आपके लिए? टॉप 10 में आ गया। तो ये वो तोहफा है जो अपने माँ बाप को आप दे सकते हैं, और जो बहुत बड़ा तोहफा होता है, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के किस दिन के लिए आपको बड़ा किया था? कि आपकी शादी करें, आपके बच्चे खिलाए, कि आपका जॉब देखे, आपको कुछ बनते हुए देखे? किस चीज के लिए आपको इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया? पता है, माँ बाप के अगर सेक्रीफाइस को देखो ना, तो माँ बाप ना आपके लिए मालिक है और आप उनके गुलाम हो। कहते हैं कि माँ बाप के पास जब जाओ ना, तो ऐसे जाओ जैसे गुलाम किसी मालिक के पास जाता है। मतलब ये कि अगर वो आपको डांटे, एक्सेप्टेड, वो आपको मार भी दे, तो कई बार पापा मारते तो आपको भी हाथ, ये क्या बात हुई? आप उनके सामने सिर्फ एक गुलाम हो, मतलब गुलाम नहीं, मतलब गुलाम जैसा कि वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आप उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। इतना उनको इज्जत देनी चाहिए। खैर वो तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर अपने माँ बाप को कुछ देना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। आप अगर पढ़ेंगे तो वो तोहफा दे पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो तोहफा नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है तोहफा आपके लिए जरूरी है, नहीं है? वो आप देख लीजिए। क्या लगता है ये तोहफा आपके लिए जरूरी है कि कोई शॉल खरीद दिए 200 रुपए का, वो दे देगा ठीक चल जाएगा? कि वो चल जाएगा, शॉल दे देंगे तो भी पापा खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी तो आपकी खुशी में ही है। लेकिन वो खुशी जो आप उन्हें देंगे, वो अगर आप सच में उन्हें देना चाहते हैं तो तैयारी करें, और अच्छे लेवल पे तैयारी करें, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई बहाने नहीं, बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और ये ना केवल प्री में नहीं रुकेगा, अभी मेंस और इंटरव्यू और आगे तक जाएगा आपको ये सफर। ये सिर्फ सफर ये प्री तक का ही नहीं सीमित हो जाएगा, अभी और लंबा सफर तय करना बाकी है आपको। करेंगे? चलिए, तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि अक्षांश रेखा, जिसे आप बोल रहे हैं कि विषुवत रेखा अक्षांश रेखा है, तो क्या ये विषुवत रेखा एक पूरी विषुवत रेखा थी? क्या ये पृथ्वी पूरी पृथ्वी थी? नहीं। तो जब ये पृथ्वी पूरी नहीं है, आधी पृथ्वी पीछे है, तो क्या ये विषुवत रेखा पूरी होगी? नहीं, क्योंकि आधी विषुवत रेखा पीछे है, तो ये पूरी की पूरी अक्षांश रेखा कैसे हो गई? जब पृथ्वी पूरी नहीं, जब विषुवत रेखा पूरी नहीं, तो ये आपकी अक्षांश रेखा पूरी कैसे हो गई? समझ रहे हो? अब देखिए, चूंकि विषुवत रेखा क्या है एक, क्योंकि पृथ्वी भी कैसी आधी, तो पृथ्वी हो जाए पूरी, विषुवत रेखा हो जाए वृत्त। जब विषुवत रेखा क्या होगी? वृत्त, ये पूरी वृत्त। तो जब सर्कल को, ये सर्कल है, और सर्कल को जब मैं खोलूं, सर्कल को जब मैं खोलूं, ठीक, मतलब पीछे वाला की भी विषुवत रेखा और आगे वाली भी विषुवत रेखा, दोनों, तो हो गई पूरी वृत्त। और जब मैं वृत्त को खोलूंगा तो आधा वृत्त इधर खुलेगा और आधा वृत्त इधर खुलेगा। तो जब ये पूरा वृत्त खुल जाए तो ये पूरी पृथ्वी हो जाएगी। सर्कल खुल जाए तो अब ये पूरी लाइन बन गई। ये इस वृत्त के खुलने से जो लाइन बनी, ये है पूरी की पूरी रेखा, और ये है आपकी अक्षांश रेखा। कब? जब पूरी की पूरी वृत्त खुल जाए तब वो बन जाएगी रेखा। तो पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश भी क्या है? वृत्त, उसको भी खोल दो। 1 डिग्री वो भी सर्कल, उसको भी खोल दो। 89 तक सर्कल है, वो सब खोल दो। तो एक एक सर्कल को खोलो कि ये सर्कल जहां बने हैं, ये सर्कल किसमें बने हैं? तो पृथ्वी को खोल देता हूं ना मैं। तो पृथ्वी खुल जाएगी तो सारे सर्कल भी खुल जाएंगे, और सर्कल खुल गए तो बन जाएगी क्या? रेखा। इसके अलावा पृथ्वी जब खुल जाएगी तो क्या बनेगा? पृथ्वी खुल जाएगी तो मतलब पीछे की पृथ्वी दिखेगी, और तो जब पूरी पृथ्वी दिखेगी, पीछे वाली भी आगे वाली भी, तो बन जाता है क्या? वर्ल्ड मैप। तो जब पृथ्वी पूरी खुल गई, तो जब पृथ्वी को आप दोनों तरफ से देख सकते हो, उसका पिछला हिस्सा भी, उसका अगला हिस्सा भी, तो वो हो गया पूरी की पूरी विश्व। तो पृथ्वी जो गोल थी वो खुल गई तो आपको दोनों दिखाई दे रही है, आगे वाला भी पक्ष, पीछे वाला भी। जब दोनों दिख गया, पूरी पृथ्वी दिख गई, तो उसी को तो बोलते हैं विश्व। तो वर्ल्ड मैप जब पृथ्वी खोलने से, आज नहीं खोलेंगे कल खोलेंगे, तो जब आपको वर्ल्ड मैप बन गया, तो वर्ल्ड मैप समझ रहे? मैप में क्या बनती है? लाइन। और पृथ्वी पे क्या बनता है?
तो पृथ्वी पे वृत्त और वर्ल्ड मैप पे रेखा। तो ये जो अक्षांश वृत्त है ये कहां देखने को मिलेगी, और ये जो अक्षांश रेखा है ये कहां पर मिलेगा, विश्व के, बोलो, विश्व के मानचित्र में। तो पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या, लेकिन पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं है। विश्व के मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। क्यों? क्योंकि रेखा पृथ्वी पर नहीं बनती, रेखा विश्व के मानचित्र पर बनती है। थोड़ा सा कि जो था वो भी छीन लिया मैंने आपसे। कई बार ऐसा होता है कि जो था सर वो भी छीन लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये बात समझ में आ रही कि अक्षांश रेखा जो बनेगी वो विश्व के मानचित्र बनेगी, तब जब पृथ्वी को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्लियर? तो कल हम पृथ्वी को ओपन करने के बाद जानेंगे कि पृथ्वी पर कितनी, हम जनरली कर्क रेखा, देखिए 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब तो पढ़ते ही है। ये सब जो आप जान रहे हैं ना, ये है कंसेप्ट। क्या समझ में आ रही? बेसिक कंसेप्ट ये सब है। ये सब समझ लोगे ना तो आपको आपकी पढ़ाई आसान लगेगी। नहीं तो क्या करते हैं, हाँ ये है बस बात खत्म। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। और अब क्वेश्चंस ना सरफेस लेवल पे नहीं, अब थोड़े से डेप्थ हो गए क्वेश्चंस के, जो स्टैंडर्ड है ना, डेप्थ हो गए। थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और कल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। बातें बहुत हो जाती है, कल से बातें कम, काम ज्यादा। ठीक है, और आप भी घर में समय देंगे, पढ़े अच्छे से। और मैं चाहता हूं कि इस क्लास में जितने भी लोग हैं उसमें हर कोई ये चाहे कि जब भी टेस्ट होगा मैं टॉपर बनूंगा। शुरुआत से ही टॉपर की एक होड़ रहनी चाहिए। टेस्ट होगा, टेस्ट में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो क्लास का टॉपर बनेगा। और इसी तरह से मैं देखूंगा कि क्लास के कौन टॉपर बनते हैं, कौन अपनी मेहनत को एक अलग लेवल देते हैं। क्योंकि क्लास के टॉपर बनोगे नहीं और किसका टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ये क्या बात हुई। क्लास में तो टॉपर कभी जिंदगी बन नहीं पाए और पीएससी टॉप करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता। तो शुरुआत यहीं से करो आप, और मेहनत करो और टॉप करके दिखाओ। ठीक है, चलिए।